नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। जो बच्चों ने इसमें जो टेक्नीशियन के थर्ड ग्रेड के हो रहे हैं 26 दिसंबर की जितने भी शिफ्ट हुई थी आपकी 3 शिफ्टों के अभ्यर्थियों ने क्वेश्चन भेजे हैं, तो जितने भी मिले हैं हम आपको सही और ऑथेंटिक बताएंगे, जो बिल्कुल सही श्योर हैं। और इसके बाद आपका जो इसके बाद भी बताएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है, इसके आसपास के। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। अभी 28 की शिफ्ट रह गई हैं, 29 को भी इसके अभी पेपर रह गए हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के, ठीक है। तो इसमें चलते हैं आगे, कौन कौन से क्वेश्चन भेजे हैं और कौन कौन से मिल चुके हैं। इसमें विज्ञान के हैं कुछ, आपके इसमें मैथ के क्वेश्चन भी मिले हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, बल का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। इसका न्यूटन हो जाए क्या, न्यूटन बल का एसआई मात्रक होता है। कई बार हर आपकी शिफ्ट में रिपीट होकर क्वेश्चन आ रहा है। अगर फर्स्ट वाली शिफ्ट में पूछ रहा है यही क्वेश्चन, तो फिर थर्ड वाली भी शिफ्ट में यही क्वेश्चन रिपीट होकर पूछा जा रहा है, तो इसको जरूर याद रखें। इसका सिंबल क्या होता है, इसका प्रदर्शित किससे कहते हैं, न्यूटन को एन से, ठीक है। अगर 10 से एन लिखा है या 25 एन लिखा है तो मतलब इसका मतलब न्यूटन होता है, ठीक है। और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका आपका सूत्र होता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसकी यूनिट इकाई होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है, यूनिट न्यूटन का तीसरा नियम कितनी वस्तुओं पर लागू होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनिट जो न्यूटन का तीसरा नियम है वो कितनी वस्तुओं पर लागू होता है। तो इसमें न्यूटन के तीसरे गति के नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसमें क्या है, जैसे तीसरा नियम ये कहता है कि न्यूटन का यदि हम किसी चीज पर या किसी वस्तु पर बल लगाएं तो वो भी वस्तु प्रतिक्रिया के रूप में हमारी तरफ बल लगाती है, ठीक है। जैसे कोई दीवार है, दीवार पर बल लगाएं तो कोई व्यक्ति दीवार पर बल लगाए तो दीवार भी इसी की तरह उतना ही बल लगाई जितना ये बल लगाता है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाता है। आइए और देख लेते हैं इसके और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें दिए गए हैं, वस्तु पर बराबर और विपरीत बल लगाती हैं। न्यूटन के तीसरे नियम के कुछ उदाहरण हैं। जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे की ओर ढकेलता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। क्या है, जब आपकी नाव है, जैसे आपकी ये नदी है यहाँ पर और ये आपकी नाव है, तो नाव से जब आप उतरेंगे किनारे पर, जब एक लात आप बाहर की तरफ और एक लात नाव में से बाहर निकालेंगे एक टांग, तो आप इसमें छलांग लगाएंगे तो नाव पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है। आपकी नाव पीछे की तरफ जाएगी और अब आप आगे की तरफ आ जाएंगे। तो ये भी प्रतिक्रिया कर रहा है, आपके पैर भी प्रतिक्रिया कर रहे हैं और ये आपकी पानी जो और नाव भी प्रतिक्रिया कर रही पीछे की ओर। और इसकी और भी उदाहरण, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो गोली आगे बढ़ती है और साथ ही बंदूक भी पीछे की ओर हट जाती है, ठीक है। बंदूक आगे चलती है और इसमें गोली आगे चली जाती है और बंदूक पीछे हट जाती है, जिसकी वजह से झटका लगता है। जब मेज पर कोई किताब रखी जाती है तो किताब मेज पर बल लगाती है और मेज भी किताब पर उतना ही बल लगाती है, ठीक है। जैसे ये मेज है, यहाँ पर एक किताब रखी है तो जितना किताब का भार होगा, जितना बल होगा वो भी लगाएगी और मेज भी इसको उतना ही बल लगाएगी। जैसे चींटी मकोड़े हैं तो वो इसके नीचे दब जाएंगे, जैसे जो छोटे छोटे जीव हैं। और इसमें और आगे कहा गया है, जब कोई रॉकेट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित होता है तो वह जले हुए ईंधन के कणों को जमीन पर धकेलता है। जिसके जैसे कोई रॉकेट है ऊपर जा रहा है तो इसमें जो नीचे आग लगी रहती है वो इसके ईंधन के कण नीचे ढकेलता है और ये प्रतिक्रिया करके ऊपर उड़ने लगता है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रॉकेट संरक्षण प्रक्षेपण है वो किस आपके न्यूटन के किस नियम के अंतर्गत आता है। तो ये तीसरा नियम हो जाएगा इसका, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और अगला है, जब कोई एस्केलेटर दूसरे एस्केलेटर पर बल लगाता है तो दूसरे एक्सीलेटर भी
उतना ही बल लगाता है जितने विपरीत दिशा में, ठीक है। जैसे स्केलेटर कोई चल रहा है यहाँ पर, तो ए भी इतना बल लगा है, ए भी, और ए आपको घुमाई दिखाई देगा। और अगला क्वेश्चन है पेपर लीक, करंट से क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, पेपर के ऊपर बनाया गया था। इसमें पूछा गया था होने पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लोक परीक्षक कानून 2024 इसके लागू होने के बाद सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर कितने रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अनुचित साधन जैसे आपके जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं या आपके डिवाइस हैं वो पकड़े जाते हैं, या जो ऑफलाइन पेपर है उसमें आप पर्ची लेके जाते हैं, आपके आधार कार्ड पर या कोई नंबर मिलता है, जैसे आपकी नकल की शिकायत मिलती है, तो एक कोई गिरोह भी हो सकता है इसमें। तो इसमें क्या कहा गया है, 3 साल से 5 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए के जुर्माना का प्रावधान। ये ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन में से एक था, तो 3 से 5 साल तक की सज़ा, ठीक है। आपने ज़्यादा नकल करवाई तो 5 साल की सज़ा, नहीं तो 3 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये केवल एक व्यक्ति के लिए, अगर कोई गिरोह पकड़ता है या उसमें 20-25 लोग, 100-150 लोग, या इसमें 1000 के लोग आसपास आते हैं, तो उनकी सज़ा बढ़ा दी जाती है, ठीक है। उनकी सब जो मार्कशीटें वगैरह हैं वो सब रद्द कर दी जाती हैं, उनकी कुर्की वारंट भी निकलते हैं, घर की आपकी कुर्की हो सकती है। इसके बाद अगला है, इसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बिहार का बेगूसराय, ठीक है। बिहार का जो बेगूसराय शहर है वो 2023 के वायु गुणवत्ता सूचकांक में सबसे खराब स्थिति प्रदान किया है, और जो बेगूसराय है यहाँ का वो बहुत ही खराब स्थिति पर है। और इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 2023 के लिए भ्रष्टाचार धारक सूचकांक में भारत 180 देशों में से भारत कौन से स्थान पर रहा, ठीक है। जो इसमें अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है करंट से, जो इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंडेक्स का वीडियो हमने बना दिया है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा देंगे, तो आप देख लेना वहाँ से। लगभग आपके 45 से 46 जो इंडेक्स हैं इनमें जरूर पूछे जाते हैं। और भ्रष्टाचार तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, भ्रष्टाचार हो गया, मानव संसाधन हो गया, और इसमें कई प्रकार के इंडेक्स हैं, तो जिसमें भारत के बारे में और प्रथम देश के बारे में बताया गया है। और इसमें भ्रष्टाचार में कितने नंबर पर है? 93 नंबर पर स्थान पर है। वर्ष 2023 में भारत का कुल स्कोर 39 था, जो वर्ष 2022 में प्राप्त स्कोर 40 से कम है, ठीक है। फिर अभी भी इसमें 40 से कम है, और भारत का स्थान भ्रष्टाचार में कितने 93वें नंबर स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें क्या है, वाहक बल की एसआई क्या है? विद्युत वाहक बल की एसआई क्या है? ये कौन सी शिफ्ट में आया था पता नहीं, बच्चों ने सभी शाम को भेजे, तो हमने ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि टाइम लगता है, बच्चे आते हैं, निकलते हैं, फिर भेजते हैं, फिर समझते हैं, ऑप्शन भी भेजते हैं साथ में, तो टाइम लग जाता है। इसमें वोल्ट आपका क्या हो जाएगा? EMF विद्युत क्षमता का एक मापक है, ठीक है। वोल्ट इसका क्या हो जाएगा? आपका वोल्ट ऑप्शन में दिया होगा कि विद्युत वाहक बल की एसआई इकाई क्या है, तो वोल्ट हो जाएगा। वोल्ट को V से प्रदर्शित कहते हैं, ठीक है। इसका सिंबल क्या है? V हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2023 में प्रमुख ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, ये बैडमिंटन से संबंधित है, और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, ये भी बैडमिंटन को दिया गया था। ये भी बैडमिंटन खेलते हैं, और इसको ध्यान रखना है। आगामी जो शिफ्ट बची हैं आपकी 2 दिन की बची हैं, लगभग आपकी 6-7 शिफ्टें बची हैं, तो आपके इसमें भी पूछा जा सकता है, इनको जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अगला कौन सा है? भारतीय ओलंपिक संघ AOIOA ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों की मेजबानी में भारत की रुचि व्यक्त करने के लिए IOC को औपचारिक रूप से एक आशय पत्र प्रस्तुत किया है? तो ये करंट का जो पूछ लिया गया है, 2036 में भारत ने एक रुचि प्रस्तुत की है कि हम
2036 तक ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए मंजूरी मिल गई है भारत सरकार को। तो ये 2036 में भारत में ओलंपिक खेले जाएंगे। तो ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें करंट के और भी पूछे गए हैं, तो करंट जरूर पढ़ के जाएं। इसमें ओलंपिक से संबंधित ये टॉपिक है, इनको भी देख लें। इसमें आगामी प्रतियोगिताएं शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होना है, 2026 में होना है। मिलान और कार्टिना डी एम्बेजो इटली में होना है। तो ठीक है, शीतकालीन याद रखना है, शीतकालीन इटली में होना है 2026 में। ग्रीष्मकालीन आपके 2028 में लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में होना है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 वाले ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया में होना है। और भारत वर्ष 2036 के लिए ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। ठीक है, ये वाला ये पूछा गया था, तो आगामी भी पूछे जाएंगे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। ओलंपिक खेलों का संरक्षण आपका इसका मुख्य कार्य है और इसका मुख्यालय लॉरेंज स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहते हैं कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। और ये ध्यान रखना है, ये प्रतियोगिता है, इनको देख लें। नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर रजत पदक जीता था, मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता था। मनु भाकर ने इसमें 2 पदक जीते थे, 2 ही कांस्य पदक थे। एक आपका महिला की 10 पिस्टल एयर इस स्पर्धा में और 10 मीटर एयर पिस्तौल मिश्रित 3 स्पर्धा में। ठीक है, ये मिश्रित में जीता था, ये महिलाओं में जीता था। स्वप्निल कुसाले ने कांस्य जीता 50 मीटर राइफल में। और भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। ये किसको हराया, ये जर्मनी को हरा कर। ठीक है, एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ये किसको हरा कर जीता भारत ने हॉकी में कांस्य पदक, तो जर्मनी को हरा कर। ये आपका अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगामी सत्रों में, तो इसको जरूर याद रखें। और आगे चलते हैं, अगला आगे क्वेश्चन आ जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 सितंबर 2024 को कितने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं। तो इसमें परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जिनका नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है, तो प्रगति संघ गण विकास केंद्र सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर द्वारा डिजाइन किया गया है। SCDEX है। इसमें आपके 3 परम कंप्यूटर दिए गए हैं। एक दिल्ली को दिया गया है, दिल्ली का उद्घाटन किया, एक पुणे में और एक कोलकाता में। ठीक है, इन्होंने 3 परम कंप्यूटर रुद्र परम कंप्यूटर की को शुरुआत की है, इसका उद्घाटन किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, राशि जूल किन 2 राशियों का मात्रक है। ठीक है, जूल किन 2 राशियों का मात्रक है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया था आपका काल और ऊर्जा और कार्य। ठीक है, 1 जूल बराबर कितना होता है, 107 अर्ग होता है, ये ध्यान रखना है। 100 कितना होता है, 110 की घाते -7 अर्ग, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको मैं वो सही से 107 लिख दिया गया है, उसमें 10 की घाते 7 अर्ग हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, 2 राशियों का है, तो कार्य का और जूल का, ये जरूर याद रखें, ये पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, द्रव्यमान सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो सल्फर का जब आपको परमाणु ये द्रव्यमान पूछा गया, जब आपको परमाणु क्रमांक इसका पता होगा तो इससे आराम से निकाल सकते हैं। सल्फर का कितना होता है, 16। कितना, 16। इसमें अगर 2 का गुणा करेंगे तो 32 के आसपास आ जाएगा। इसको ऐसे निकालते हैं, जैसे आपकी 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो 5 पे आपका क्या होता है, जैसे यहाँ पर 5 है, विषम संख्या है, तो इसमें 2 का गुणा करके +1 करना पड़ेगा। और ये सम संख्या है तो इसमें केवल 2 का गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपकी विषम संख्या है तो 2 का गुणा करके +1 करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ज़्यादातर सल्फर वगैरह, सोडियम, ये सब इनके निकल आते हैं। ठीक है, तो अब की बार आपको अगली शिफ्ट में देखने को मिलेगा, विषम है तो आपको 2 का गुणा करके +1 कर देना। जैसे आपका 6 पे क्या है, कार्बन है, इसने कार्बन का द्रव्यमान संख्या पूछ ली, तो कार्बन का 6 गुणा 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जैसे उसने 7 का पूछ लिया, 7 पे क्या है, ऑक्सीजन, आपकी नाइट्रोजन है। 7 पे क्या है, नाइट्रोजन है। 7 पे क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का उसने परमाणु द्रव्यमान पूछा, तो 7 गुणे 2 तो 14, +1 करेंगे तो 15 इसका आ जाएगा परमाणु द्रव्यमान। इस प्रकार से निकाल सकते हैं इसको।
और व्यंजक से भी उसके क्वेश्चन पूछे गए थे कि व्यंजक का किस में उपयोग किया जा सकता है। तो व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 हो जाएगा। CaOCl2 आपका डाइट सूत्र भी पूछा जा सकता है आगामी शिफ्टों में। व्यंजक चूर्ण को सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से तैयार किया जाता है। व्यंजक चूर्ण के कई उपयोग हैं, ठीक है। इसको व्यंजक चूर्ण को सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस से प्राप्त किया जाता है। किसके? क्लोरीन के विधि द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है बुझे हुए चूने पर क्लोरीन से, ये ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है आगे। इसका उपयोग क्या है? इसका इस्तेमाल उद्योग में धुले हुए कपड़ों को ब्लीच करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल कागज उद्योग में भी व्यंजक के रूप में किया जाता है। पानी को रोगाणु रहित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये इसके उपयोग हैं, यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है स्वतंत्रता दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर भारतीय नौसेना कर्मियों को दिए गए वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार से संबंधित पूछा गया था। तो सौरचक कैप्टन शरद सिंगुलवाल को दिया गया, लेफ्टिनेंट कमांडर कपिल यादव को ये सौरचक दिए गए हैं, 2 लोगों को। और नौसेना वीरता पुरस्कार भी दिया गया। तो इनमें से देख लें आपको किसका पूछा गया था। इसके बाद है UNEP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। UNEP की हिंदी में इसका मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय केन्या नैरोबी में है। इसमें आपके आगामी शिफ्टों में इसका मुख्यालय वगैरह भी पूछा जा सकता है, इसकी स्थापना भी पूछी जा सकती है। इसका कार्य क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण को सुरक्षा देना, उसकी देखरेख करना। और ये इसमें अभी फुल फॉर्म पूछा गया था इसका, तो ये यूनाइटेड नेशनल्स एनवायरनमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है पत्रकारिता साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए 2024 में पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र के C होम्स जी एन कामा और श्री कुंदन व्यास को ये दिया गया है। और इसमें देख लेते हैं कितने व्यक्तियों को ये मिला है। तो इससे आपका आ जाए 2024 के लिए कुल 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए थे। पद्म पुरस्कार, इसमें पद्म विभूषण होता है, पद्म आपका श्री होता है और पद्म भूषण होता है, ठीक है। आपका सबसे पहले पद्म विभूषण आता है, पद्म भूषण आता है और पद्म श्री आता है, 3 हो गए। तो इसमें किन किन 132 लोगों को दिया गया, कुल का भी इसमें पूछ सकते हैं। और 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया, 110 लोगों को पद्म श्री से सम्मानित पुरस्कार मिला है, ठीक है। 2024 के पुरस्कार विजेताओं में से 30 महिलाएं हैं। ये नहीं पूछेगा, इसमें कुल पूछेगा, या पद्म भूषण पूछेगा, पद्म श्री या आपके पद्म भूषण भी पूछ सकता है कितने को दिया गया है। तो इसको जरूर अपने नोट्स में लिख लें। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रण करता है और विशेष रूप से तनों के भागों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है? ऑक्सिन, ठीक है। जो पादप हार्मोन से ऑक्सिन एथिलीन पहला पहचाना जाने वाला पादप हार्मोन है, जिसे पौधों की वृद्धि विकास और जैविक और अजैविक तनावों को प्रक्रिया में भाग लेता है। तो ऑक्जेलिक इसका सही हो जाएगा। तो आज के लिए ये इतने ही क्वेश्चन मिले थे, और इसके बाद जो भी क्वेश्चन मिलते हैं हम अगले वीडियो में जल्दी ही बना देंगे। उसमें कुछ मैथ के भी क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के भी रहेंगे, और आपकी रीजनिंग की क्लास भी विस्तार से लाएंगे। जिस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसमें नया पैटर्न भी रेलवे ने लागू किया है, तो उस पर भी जल्दी क्वेश्चन लाएंगे, और इनको जरूर देख लें और कुछ मिला भी लें। और जिन अभ्यार्थियों का है अभी रह गया है 28-29 को, वो अपना एनालिसिस कर लें और ज़रूर देखें, और इसी टॉपिक से पढ़ के जरूर जाएं, ठीक है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथी।